हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में हम हमारे कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल असेट ट्रांसफर होगा तो जो प्रॉफिट हो कैपिटल गेन है टैक्सेबल। कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? उन्होंने डेफिनेशन दी, एवरी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल इज अ कैपिटल असेट। मींस शॉर्ट फॉर्म में एवरी असेट इज योर कैपिटल असेट एक्सेप्ट 6 आइटम्स। तो 6 आइटम्स में पहला कौन सा है? स्टॉक एंड ट्रेड। जिस चीज का व्यापार है वो आपके लिए कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा डोमेस्टिक मूवेबल असेट, क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक मूवेबल असेट। लेकिन घर में जितनी भी मूवेबल चीजें वो असेट नहीं है एक्सेप्ट 6। इसमें भी 6 एक्सेप्शन में भी, तो सेकंड पॉइंट में 6 एक्सेप्शन और कौन कौन से? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6 चीजें तो असेट है। फिर उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जिस किसी भी म्युनिसिपैलिटी की, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूं, जिस किसी भी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 रुपीज से पॉपुलेशन रुपीज में नहीं आ सकती, जिस किसी भी जिस किसी भी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो अर्बन है, 10,000 से कम है तो वो रूरल है। अर्बन एरिया कितना होता है? 10,000 टू 1 लाख की पॉपुलेशन है तो अप टू 2 किलोमीटर का अर्बन एरिया है। 1 लाख टू 10 लाख है तो अप टू 6 किलोमीटर अर्बन है। अबव 10 लाख है तो अप टू 8 किलोमीटर अर्बन है। इससे बियॉन्ड है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो असेट नहीं है। फिर थे हमारे स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। 3 नाम आपको याद रखने हैं, थ्योरी पर्पस से प्रैक्टिकल में नहीं है। ये लोग भी असेट नहीं। तो सर अगर ये चीजें असेट नहीं है तो फिर असेट क्या है? एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के बाकी की सारी लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस में काम में आने वाले फिक्स्ड असेट, सारे इंटेंजिबल असेट्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये सब आपके लिए क्या है? असेट। इन्हीं चीजों पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब सर ये जो कैपिटल गेन होता है ये 2 पार्ट में बांटा जाता है। इसकी बात अपन ने कर ली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जनरल मैंने आपको क्रेडिट का सिखाया कि 3 साल, किसी भी चीज को 3 साल आप होल्ड करके बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, 3 साल के अंदर अंदर ही बेच देते हो तो वो है शॉर्ट टर्म। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो किया जाएगा होल्डिंग पीरियड। क्या? होल्डिंग पीरियड। डेट ऑफ परचेज से कि डेट ऑफ सेल, ये होल्डिंग पीरियड। 3 साल से बियॉन्ड है ये पीरियड तो लॉन्ग टर्म है, नहीं तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म थोड़ी देर में सीखेंगे, शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी में तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई उन्होंने जो हमने क्लास में ही सीखी, इससे पहले नहीं सीखी। कैपिटल गेन में ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे लोग, बहुत सिंपल है। मान लो मैंने 5 लाख रुपए में कोई प्लॉट खरीदा, उसको मैंने 2 साल बाद, 3 साल नहीं हुए या 1.5 साल बाद मैंने उसको 15 लाख रुपए में बेच दिया। 5 लाख की चीज 15 लाख में बेच दी। कैपिटल गेन कितना हुआ? 10 लाख। अब मैं इस कहानी में छोटे छोटे एड ऑन करता हूँ कि यार 15 लाख में तो बेची, पर जिस एजेंट के थ्रू बेची ना उसने पहले ही कह दिया था भाई साहब पूरा 1 लाख का कमीशन दूंगा, इतने महंगे में बिकवा रहा हूँ प्रॉपर्टी। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख के ऊपर बिकवाएगा तो 1 लाख रुपए कमीशन, तो उसने 15 लाख में बिकवा, तो मैंने 1 लाख रुपए उसको कमीशन दी। तो अब मेरा प्रॉपर्टी कितना बचा? 9 लाख। तो 15 में से 1 तो मेरे पास आया ही नहीं और ये वैलिड खर्चा है। प्रॉपर्टीज में ये सब तो लगता ही है, एजेंट तो लगता ही, कमीशन तो लगता ही है। तो 15 में से 1 तो क्या चल गया? उसको कमीशन क्या चल गया? तो मेरे पास कितना है? 14। मैंने खरीदा कितने में था? 5 में। तो 14 माइनस 5 कितना हो गया? 9 लाख। क्लियर? तो समझ में आया? अब इसके पास एक कहानी और कि यार 5 की चीज 15 में बिकी, ऐसे ही बिक गई क्या? ऐसे ही थोड़ी था। मैंने उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया। क्या डेवलप किया था कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदी थी तो ऐसा मैदान था कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि अपने प्लॉट इसमें कौन सा है। तो मैंने पहले उसमें क्या करा? पहले मैंने उसमें बाउंड्री करवाई, 1 लाख रुपए उसमें बाउंड्री करवाने के लग गए। फिर अब खाली जमीन पे कब्जा कोई भी कर सकता है, तो मैंने उसमें 1-2 रूम बनाए, छोटे से 2 रूम बना के सिर्फ अपना कब्जा दिखाने के लिए, और वहां पे ताला लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी तो प्रॉपर्टी दिखने लगी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए वो 15 में बिकी। तो मेरा 2 लाख का खर्चा तो ऐसा भी हुआ है, वो बाउंड्री कराने का खर्चा और उधर कमरे बनाने का खर्चा। इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं
मैं उस प्रॉपर्टी में गार्डन बना के बैठा हूँ तो गार्डन में घास कटिंग की और गार्डनर के पैसे दे रहा हूँ, तो डे टू डे के खर्चे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ जिसको करने से प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू इंप्रूव हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो चीज आप 5 की कह रहे हो 5 की तो थी ही, 5 लाख में तो खरीदी थी, फिर 2 लाख रुपए उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी था, कितने हो गए भाई? 7 लाख। बेची कितने में? 15 में। 1 लाख रुपए तो इसका ही क्या कमीशन क्या, कितने बचे? 14 लाख। 7 की चीज 14 में गई, प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख। यही मेरा कैपिटल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मेट में देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी की तरह, इसका भी फॉर्मेट फिक्स है। क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मेट छाप के आ रहा है। राइटिंग मेरी मैजिकल है तो ढंग से सुनो। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मेरे कहानी में कितना था? फुल वैल्यू कितना था? 15 लाख। पेपर कितने के बने? 15 लाख। बेचे कितने में? 15 लाख। तो मैं यहाँ दूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 15 लाख। अब इसमें से बेचने में मेरा कुछ खर्चा हुआ क्या? हाँ सर, कमीशन देना पड़ा ना 1 लाख का, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि बायर, जैसे जनरली प्रॉपर्टी केस में ये होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो जो खरीद रहा है ना, कागज कंट्रोल के सारे पैसे वही देगा, एग्रीमेंट के सारे पैसे वही देगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एक मैं प्रॉपर्टी की डील में गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब प्रॉपर्टी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन रीको से आप जब रजिस्ट्री कराओगे तो रीको के जितने भी चार्जेस लगेंगे ना ट्रांसफर के, वो सब किसको देने पड़ेंगे? आपको। रजिस्ट्री मैं कराऊंगा, रजिस्ट्री के पैसे मैं दूंगा, लेकिन ट्रांसफर के सारे पैसे किसको देने पड़ेंगे? आपको। तो उन भाई साहब को एजेंट को कमीशन भी देना पड़ा और वहां के ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी देने पड़े। और कुछ भी चीज, मान लो मैंने प्रॉपर्टी बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार भी दिया है ना, तो वो भी क्या है? ट्रांसफर एक्सपेंस। बहुत जनरल टर्म है, क्वेश्चन में तो सिंपल ट्रांसफर एक्सपेंसेस के नाम से ही आएगा। ये हम नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। इन अ कॉमन पार्लेंस, आपका प्रॉपर्टी बेचने में कोई भी खर्चा हो तो वो क्या है? ट्रांसफर एक्सपेंस। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल कि यार मेरी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट था, ठीक है, ये मेरे पड़ोसी को पता था, ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए पड़ोसी को भी दिए। चुप रहो, बिल्कुल कुछ भी मत बोल। प्रॉपर्टी दिखाने आऊंगा तो मेरे पीछे से तुम्हारे से 4 पड़ताल करना है, सब बोल देना बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी के बारे में। अरे भैया साहब सोना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लोगे, टेंशन नहीं मत लो, हम बैठे हैं, ले लो आपको 1 लाख रुपए। तो अगर आप इस 1 लाख की पेमेंट का प्रूफ दे सकते हो तो ये भी क्या है आपके लिए? ट्रांसफर एक्सपेंस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये ट्रांसफर एक्सपेंस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कीवर्ड है। हमारे एग्जांपल में कितने थे? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए में माइनस करूंगा तो बेटा आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है? नेट सेल कंसीडरेशन मतलब जो सेल कंसीडरेशन था उसमें से नेट मेरे पास कितना बचा? वो कितना बचा बेटा? 14। अब इसमें से देखो माइनस होंगे 2 चीज, फुल वैल्यू कंसीडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसीडरेशन। माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ रहा है? क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? मेरे एग्जांपल 5 लाख। एक्विजिशन एक्वायरमेंट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख रुपीस ये माइनस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फंडा हम अकाउंटिंग से सीख के आए, उसमें हमने ये पढ़ा है एसेट को फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो आज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो उसको तो 3 लाख रुपए में ही खरीदी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री के 2 लाख रुपए लग गए, तो ये प्रॉपर्टी मेरे को कितने में पड़ी? 5 लाख। मतलब परचेजिंग की जो भी कॉस्ट है वो किस में ऐड हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड ऑन हो जाएगी। सिंपल सिंपल कॉस्ट दोनों में लगती है। प्रॉपर्टी परचेज करोगे तब भी जेब से पैसा खर्च होता है, एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, आपको भी एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे। पता है कि नहीं पता आपको? है ना? प्रॉपर्टी की डीलिंग में जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो दोनों साइड से कमीशन देता है, 1% या 2%। जब मैंने परचेज किया तो मुझे भी तो एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो टाइपिस्ट के पास जाकर पूरा एग्रीमेंट प्रिंट कराना पड़ेगा, इकरारनामा, मुक्तारनामा, शपथ पत्र, है ना, सारी चीजें मेरे को टाइप करवानी पड़ेगी। तो स्टाम्प पेपर लगेगा, स्टाम्प पेपर पर उसके टाइपिंग के चार्जेस लगेंगे, उस स्टाम्प पेपर की नोटरी करवानी पड़ेगी, वकील के पैसे लगेंगे। ये तो हो गया एग्रीमेंट। फिर सरकारी खाते में भी
बेटा ये समझो, ये तो हुआ एग्रीमेंट। अब इसके बाद प्रॉपर्टी की होती है रजिस्ट्री। समझते हो तुम लोग रजिस्ट्री क्या होती है? सरकार ने हर पूरी जमीन नाप रखी है और उनके पास रजिस्टर है जिसमें हर जमीन के टुकड़े के आगे उसके मालिक का नाम लिखा हुआ। तो जिससे आपने खरीदी है सरकारी रिकॉर्ड में जमीन उसकी बोल रही है, तो आपको अपने नाम कराना पड़ेगा ना, तो उसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्री। मैंने मेरा नाम क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया। तो रजिस्ट्री के सरकार 7% लेती है, वुमेन के नाम पे कराओ तो 6% ही लगता है। इसलिए घर वाले प्रॉपर्टी लेडीज के नाम पे खरीदते हैं, ठीक है, 1% की वहाँ बचत हो जाती है, ठीक है। तो ये जितना भी खर्चा लगा मेरी परचेज में वो सारा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट। मतलब मेरे लिए 5 लाख क्या है कि प्रॉपर्टी तो 3 लाख की थी, ये दुनिया भर के खर्चे मिला के कितना हो गया भैया, 5 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किसको बोलोगे आप? ये तो एग्जांपल ले डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस इट्स मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब ऐसा कोई सा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसकी मार्केट वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। एग्जांपल, मैंने तो प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा 5 लाख का, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर बनवा दिया 5 लाख और, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक ही होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो मल्टीपल हो सकती है। सर पहले खाली जमीन खरीदी थी 5 लाख की, फिर पहला फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया 5 लाख उसमें लगे, फिर दूसरा फ्लोर थोड़े टाइम बाद दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया 6 लाख उसमें लगे, फिर तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया 7 लाख उसमें लगे, कितने हो गए भाई? 23 लाख, 23 लगे। तो आज ये प्रॉपर्टी कितने की हो गई सर? 30 लाख में बिक रही है कि बात ये थोड़ी सी 5 में शीट दे दो 30 में बेटा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने मल्टीपल टाइम्स इंटर करी है, तो सारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 2 3 करके माइनस कर देगा। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट छोटे छोटे क्वेश्चन में एक बार आएगी, बड़े सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 बार आएगी, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड पे आप अलग अलग खर्चा कर रहे होंगे, सब यहाँ पे कर दोगे माइनस। हाल फिलहाल अपन शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत कम टाइम स्पेंड नहीं आपने उसको भेज दिया, तो इतनी मल्टीपल टाइम आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकम नहीं करी, करी भी होगी। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 3 4 करके लाइन से यहाँ इनर कॉलम में टोटल करो और आउटर कॉलम में टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखो। फिर जो बचेगा वो क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या है? और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बाद हमने लिखा है लेस सेक्शन में एग्जेम्पशन इफ एनी। एग्जेम्पशन इफ एनी मतलब ये जो कैपिटल गेन होता है ना, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना बेटा, वो कमर तोड़ टैक्स लगता है। मतलब हो सकता है किसी ने अपनी जिंदगी में कोई टैक्स पे ना किया और उसको कैपिटल गेन की वजह से टैक्स पे करना पड़ गया। हाँ एग्जाम्पल लूँ, इतना है और मेरे पापा, हमने बचपन से कभी चौनी पे नहीं करी इनकम टैक्स, जरूरत नहीं पड़ी। हमारे गरीब लोग 2.5 लाख रुपये ज़्यादा कमाते नहीं, ठीक है, तो टैक्स अपन ने पे किया नहीं था। अब मेरे पापा ने नाम पर प्रॉपर्टी दी जो उनके बाप दादा छोटी गए थे, कोड़ियों के नाम पे खरीदी, उसकी महंगाई के हिसाब से बढ़ा भी लोगे तो 3.5 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ी। मतलब मान लो मेरे बाप दादा मतलब उन्होंने जो नहीं रहे बेचारे सीधे लोग, उन्होंने कब्जा करके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 लाख रुपये, आज मेरे पापा ने उसको 1 करोड़ में बेच दी, बरसों पहले खरीदी, आज़ादी से भी पहले कब्जा किया था। अब उसको आप बढ़ा भी दोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख की हो जाएगी, या और भी बढ़ा दोगे कुछ और रूल्स में सुनाऊंगा तो 10-20 लाख की हो जाएगी, हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसकी महंगाई कितनी करोगे, ठीक है। अब 20 लाख की चीज़ मेरे पापा ने कितने दी? 1 करोड़। 1 करोड़ में उनका टैक्स प्रॉफिट कितना हो गया? 80 लाख। 80 लाख प्रॉफिट टैक्स 20% तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, 30% मान लेते हैं। अभी अपन ने नहीं पढ़ी पूरी बात है तो 30% मान लेते हैं, 24 लाख। मेरे पापा को मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे को डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। अभी तो खुशी के मारे ज़्यादा खुशी हो जाता है, हम दोनों बेकार है। एक साथ 2 झटके में पापा 1 करोड़ मिले आपको, वो ऐसे ही पूरे नहीं संभाले, तो पापा उस 1 करोड़ में 24 लाख का क्या देना आपको? टैक्स देना है बेचारे। कमर टूटेगी कि नहीं टूटेगी? तो सरकार ने कुछ ऐसे रास्ते बता रखे हैं कि आपको टैक्स नहीं देना। नहीं सर क्यों देना है? नहीं देना आपको टैक्स, हमसे पूछोगे तो हमें तो नहीं देना। तो हम कुछ रास्ते आपको बताते हैं, उन रास्तों पे आप अपना पैसा क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो।
अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका 80 लाख का कैपिटल गेन होता है, समझे? मतलब सरकार की शाही है, उनको क्या है कि देख अगर तू पैसा कमा रहा है तो 24 लाख रुपए हमें देगा, 24 लाख हमें देगा तो हम हाईवे बनेंगे उससे, है ना? तो एक काम करो, पूरे 80 लाख रुपए NHAI को दे दो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दो, हम उससे टैक्स नहीं देंगे, तो हम 80 लाख से रोड बनाएंगे। तो सर इसमें हमारा क्या फायदा होगा कि NHAI उस पर आपको ब्याज देगी, तो 5 से 10 साल बाद वो 80 लाख रुपए भी आपको क्या कर देगी, लौटा देगी, तो कमाई की कमाई हो जाएगी, टैक्स का टैक्स बच जाएगा, बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बात को क्या है, उनको तो 5 साल बाद तुम्हें लौटाने के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम मिल जाएगा, उससे वो 1 करोड़ रुपए देगी, तुम्हें 80 लाख रुपए दे देगी, तो रोड भी बन गया, तुम्हारा टैक्स भी नहीं लगा, है ना? सांप भी मर गया, लाठी की टूट नहीं। तो ये वाले कंसेप्ट पे सरकार ने कुछ हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बता रखी है, अगर उस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन। वो एग्जेम्पशन इस पूरे चैप्टर में मेन वो एग्जेम्पशन ही है बेटा, नहीं तो ये चार तो हम ऐसे ही समझ गए थे सर कि 5 लाख का खर्चा था, 2 लाख का आपने एग्जाम्पल में कहा था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो कैपिटल गेन कितना हो गया आपका 7 है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कंसल्टेंसी तो यहाँ लगती है कि सर अभी कैपिटल गेन आ गया है, मेरा क्या करूँ, कितना देख देंगे आप, तो उसको रास्ता बनाएंगे, तो देख देख मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, यहाँ इन्वेस्ट कर दे तो तेरे को इतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हाल फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है तो 0, तो फिर बचता है टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 7 है। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? इनको नहीं समझ में आएगा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज। 15 लाख रुपए में से इस प्रॉपर्टी में जितना भी खर्चा शुरू से लेकर आखिर तक हुआ सब माइनस कर दिया, चलो 1 लाख का खर्चा तो अभी एजेंट को दिया माइनस कर दिया, 5 लाख में बेटी थी, 2 लाख का इंप्रूवमेंट है, सब माइनस कर दो, जो बचा हो गया मेरा कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन तो अपन थोड़ी लेट पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है? अब चलते हैं अपन लॉन्ग टर्म की तरफ। जैसे जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसमें मैं स्कीम बैलेंस दिखा दूं जो आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, कैसे दिखा दूं? अपने बात करा लो, कह रहे हो कि सोर्स बनाई तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में उसमें इंक्लूड कर दिया, तो आप प्रूफ तो दोगे ना, तो जो ये बिल देने पड़ेंगे ना, वो देना, आप तो ज्यादा बता दो सर मैंने तो बहुत पैसा लगा के उसको डेवलप किया और उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना आ गई तो प्रॉपर्टी तो पिक्चर बन गई, तो मैंने तो उल्टा इसको 2 लाख रुपए लगा के 7 लाख का किया, अब ये 6.5 लाख रुपए में कितने को रेडी नहीं, बट पूरे पैसे की जरूरत थी तो मैंने 6 लाख रुपए में इसको भेज दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बजाय क्या आ जाएगा, लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का, 1 लाख रुपए, ठीक है? डॉट वन बेटा यार तुम लोग अगर ऐसे चोरी चकारी वाली बातें मुझसे पूछोगे तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। अरे यार तुम सारे गधे के गधे हो यार, मैं क्या पढ़ा बता नहीं रहे हो यार, क्या रिकॉर्ड हुआ होगा ऑडियो में? अब ये लोग कह रहे हैं सर ऐसे तो हम बिल खरीद लेंगे, मुझे पता नहीं ऐसा होता है क्या? भैया सरकार तो बिल मांगेगी, तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब शॉर्ट टर्म से स्विच करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन जनरल कोई सी भी चीज़ लॉन्ग टर्म कब कहलाती है, 3 साल बाद, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिन जिन चीज़ों को अच्छा एक्सेप्शन समझने के लिए पहले क्राइटेरिया समझते हैं। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पे स्विच करने में 2 डिफरेंस आते हैं, मैं फ़ायदा नहीं कह रहा हूँ, 2 डिफरेंस कह रहा हूँ। एक तो प्योर फ़ायदा है, दूसरा वाला सब्जेक्टिव है, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? समझते हैं कैसे कि एक फ़ायदा क्या कि आपको ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है ना, इसका होता है इंडेक्सेशन। क्या हो जाता है? इंडेक्सेशन। सर ये इंडेक्सेशन क्या होता है कि हम महंगाई के हिसाब से उसकी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। सर ये हिसाब किताब कौन सिखाएगा? आपकी बुक में ये हिसाब किताब प्रिंटेड है, इंडेक्स नंबर्स गिवन होंगे, इंडेक्सेशन में सिखाऊंगा। अभी तो आप ये समझ लो कि जो आपने 5 लाख रुपए बरसों पहले लगाए थे वो एज इट इज़ 5 के 5 माइनस नहीं होंगे, महंगाई के हिसाब से उनका इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन किया जाएगा। वर्ड में अपने यही यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा? इंडेक्सेशन। क्या यूज़ करूँगा? उसका महंगाई के हिसाब से इंडेक्सेशन किया जाएगा। और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे माइनस करी जाएगी।
मैं कह रहा हूँ सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही इंडेक्सेशन होगा क्या? इम्प्रूवमेंट का इंडेक्सेशन नहीं होगा? वो भी तो मैंने बरसों पहले इनकर करी थी। मेरे बाप दादा ने प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने ही डेवलप करी बरसों बाद, तो वो भी तो बरसों पहले ही पैसा लगा था। तो हाँ सर, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी होगा, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी होगा, ठीक है। अब इंडेक्सेशन होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। तो ये तो अच्छी बात, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस, अब ये मैं कहता हूँ डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि शॉर्ट टर्म में जो टैक्स की रेट होती है ना, वो वही नॉर्मल साधारण वाली चलती है स्लैब के अकॉर्डिंगली। पहले 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30%। बच्चे के तो सिर्फ 7 लाख ही आए, तो पहले 2.5 माफ, अगले 2.5 पे 5%, फिर 5 लाख के ऊपर 20%। डन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक स्पेशल रेट इनकम होती है। सर स्पेशल रेट इनकम होती है मतलब इसमें टैक्स की एक स्पेशल रेट एप्लीकेबल होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20%। इसमें स्लैब अप्लाई नहीं होती। ये कैपिटल गेन आपका 1 लाख हो, 10 लाख हो कि 1 करोड़ हो कि 10 करोड़ हो, सब पे टैक्स की रेट कितनी लगेगी? ओनली एंड ओनली 20%। अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। डिपेंड्स। जनरली मेरे लिए तो अच्छी बात, इन अ जनरल सेंस तो अच्छी बात, कभी कभी बुरी बात। मतलब सेम अमाउंट में यहां कॉपी करूं तो आप कह सकते हो बुरी बात। ये सर स्लैब अप्लाई हो रही है ना, माफ भी हो रहा है, 5% भी लग रहा है, फिर 2 लाख पे ही तो 20% लग रहा है। यही 7 लाख का अमाउंट उठ के यहाँ जाएगा तो पूरे पे कितना लग जाएगा? 20%। तो इस केस में बुरी बात है ना, छोटे लोगों के लिए बुरी बात। लेकिन समझो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने अपनी बरसों पुरानी चीज आज बेची है, तो उसमें कैपिटल गेन मोटा मोटा ही होगा। जैसे मेरे पापा को हो रहा था कितना, 80 लाख का कैपिटल गेन, तो फिर उस केस में तो 20% अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। तो अगर देखा जाए तो सरकार का इस रेट के पीछे जो इंटेंशन है ना, वो तो बहुत प्योर था। तो यार मोटा प्रॉफिट होता है इधर, बरसों पुरानी प्रॉपर्टी लोग बेचते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर 30% टैक्स लोगे तो वो नहीं देंगे। जितना ज़्यादा आप टैक्स की रेट रखोगे उतने ज़्यादा टैक्स की चोरी होगी। तो आप जस्टिफाइबल रखो यार, अपने ही तो लोग हैं, तो कितना रखा उन्होंने? 20%। हाँ, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 10 लाख के अंदर अंदर है तो फिर ये दुखदाई है, क्योंकि फिर पूरे पे ही क्या लग जाएगा? 20% लग जाएगा। समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 2 डिफरेंस। पहला डिफरेंस सर इंडेक्सेशन होगा, ये तो प्योर अच्छी बात, हमारे फायदे की बात। और दूसरा सर रेट क्या लगेगी? 20%। तो ये भी राउंड अबाउट मैं तो अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि मोटा प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात होती है ये। समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो 2 फायदे मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। तो अब सरकार क्या करती है? कुछ शाण पत्ती करती है। सर अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बनता कैसे? तो पहला मापदंड कितना? 3 साल। तो अब ये टैक्स प्लानिंग का भी एक पॉइंट होता है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं आता है, हायर लेवल्स पे आता है कि आज कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है जो 3 साल में लॉन्ग टर्म बनने वाली है, 2 साल तो बीत ही गए हैं, 2.5 साल हो गया है, मैं उसको आज बेचूंगा तो पूरे पे 20% लग जाएगा, इंडेक्सेशन भी नहीं होगा। तो समझदारी क्या कहती है? 6 महीने रुक जा भाई, रुकने के बाद इसको क्या कर दे, तू बेच दे, तेरे इंडेक्सेशन भी मिलेगा और रेट भी क्या लग जाएगी तेरी? कम लग जाएगी। समझ में आया? तो ये जजमेंट हमें करना होता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। अभी आईपीसीसी में इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो वो डेट हमें देगा ही सही कि सर इस डेट को खरीदी इतने में खरीदी, इस डेट को बेची इतने में बेची। आप कंपेयर कर लो कि खरीदने से बेचने तक 3 साल हुए कि नहीं हुए, हुए तो सिंपल वाला, नहीं हुए हैं 3 साल पूरे तो सिंपल वाला, हो गए हैं तो हमें इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। अब इट मीन्स हमने एक परसेप्शन तो ये बना लिया कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अच्छा होता है। तो सरकार इनकम टैक्स को एज अ हथियार यूज करती है, प्रमोशनल टूल। सरकार चाहती है कि आप 100 चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें खरीदो। तो सरकार क्या करती है? उनका जो होल्डिंग पीरियड का ड्यूरेशन होता है ना, वो कम कर देती है।
होल्डिंग पीरियड का ड्यूरेशन होता है कम कर देती है। मतलब सरकार ने चुनिंदा 5 चीज़ों के लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल से घटा के सिर्फ 1 साल कर दिया। क्या अब ये जो 5 नाम मैं लेने वाला हूँ वो 3 साल नहीं, 1 साल में ही लॉन्ग टर्म। फायदा के नुकसान, आपके लिए फायदा के नुकसान, पहले फर्क समझे आप। मतलब यूं कहा कि मान लो सारी दुनिया की चीज़ें 3 साल बाद लॉन्ग टर्म होगी, पर ये एक स्पेशल चीज़ ऐसी है जो 1 साल बाद ही क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म। ये अच्छी बात बुरी बात? अरे अच्छी बात है ना बेटा, 1 साल बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी रेट 20% ही लगेगी 30% के बदले में। तो अच्छी बात हुई ना आपके लिए। हाँ नवनीत सोचो क्यों नहीं हुई अच्छी बात? हाँ वो सब्जेक्टिव है, अभी आप रेट के ऊपर मत जाओ, क्योंकि रेट तो हम बिल्कुल आपको कब सिखाएंगे, लास्ट में। टैक्स कैलकुलेट करना तो कब सिखाएंगे हम, लास्ट में। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ, इंडेक्सेशन के बेनिफिट में, कि ये कॉस्ट जो डायरेक्ट एज इट इज माइनस हो रही थी, अब इसका पहले क्या होगा, इंडेक्सेशन होगा, कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। तो कोई चीज 1 साल में ही लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो चीज अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना। तो सरकार को 4-5 चीजों को प्रमोट करना था। वो चाहते थे कि हम लोग क्या करें, इन 4-5 चीजों में इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि ये 5 चीजें तो 1 साल में क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है, उस पर चलते हैं अपन। 5 मिनट है, लास्ट टॉपिक पढ़ा के खत्म करता हूँ। दोस्त दोस्त ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत बुरा हूं मैं यार। कंसेप्ट मैं पूरा सिखा चुका हूँ। दुनिया भर की चीज़ 36 मंथ्स में क्या होगी, लॉन्ग टर्म, मतलब 3 साल। ये 5 चीज़ें 12 मंथ्स मतलब 1 साल में ही लॉन्ग टर्म है। पहला है लिस्टेड शेयर्स, इंपॉर्टेंट लिस्टेड। सर लिस्टेड क्या होता है? जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनके शेयर लिस्टेड कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जिसके शेयर्स आप शेयर बाजार के थ्रू खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो लिस्टेड है। सारी कंपनी लिस्टेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अपनी एक कंपनी बना रखी है, वो लिस्टेड नहीं है, मैंने उसके शेयर्स अपने ही रिश्तेदारों में बांट रखे हैं। ठीक है, तो अब वो शेयर्स बेचेंगे खरीदेंगे तो उनके तो 2 साल 3 साल लगेंगे। लेकिन मैं अगर शेयर बाज़ार में, अब शेयर बाज़ार आप होप 12th अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको बताया गया है, सेबी अलग चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज अलग चीज़ है। सेबी इज़ लाइक RBI, स्टॉक एक्सचेंज इज़ लाइक कमर्शियल बैंक। तो 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ, BSE और NSE। एक कंपनी दोनों में भी लिस्ट करा सकती है, एक में भी कराएगी तो चलेगा। अगर आपने लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ परचेज सेल करी है तो वो 1 साल में ही क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। अगला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। सरकार को जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है, बजट में डेफिसिट होता है, तो सरकार इनको बोलती है यूनिट इशू करो, हमारे लिए पैसा इकट्ठा करो, हम उससे देश चलाएंगे, फिर आप इनको ब्याज देते रहना। तो क्या बोलते हैं उसको अपन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। ये भी 1 साल में क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म। तो देखो सरकार का परसेप्शन समझो, शानी है सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार कह रही है यूनिट्स इशू करो, और आपको क्या कह रही है, ये यूनिट्स परचेज करो। क्यों परचेज करो सर हम, ये 1 साल में क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म। तो तुम्हें लालच दे दिया ना यूनिट्स परचेज करने के लिए। बाकी कहीं पे यूनिट्स परचेज करने जाओगे तो वहाँ तो दिक्कत होगी, 3 साल लगेंगे, यहाँ तो कितने लगेंगे, सिर्फ 1 साल ही लगेगा। ठीक है, और लालच, और क्या लालच दी, अभी अपन पढ़ेंगे कि इससे जो कैपिटल गेन होता है ना वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। मजा आ गया भाई,
इसलिए सरकार जानबूझ के ऐसे रूल्स बनाती है ताकि हम इन चीज़ों को क्या कर सके, सरकार प्रमोट कर सके। अगला है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो ये और ये तो एक ही बात है। मैं लिस्टेड शेयर्स अलग लिख रहा हूँ, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अलग लिख रहा हूँ, तो मैं एक लिख सकता हूँ लिस्टेड सिक्योरिटीज, एक ही चीज लिख सकता हूँ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अगला इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो कहीं हो। इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड समझते हो? म्यूचुअल फंड क्या होता है? बोली मानी। अच्छा, गाड़ी चलाने में भी रिस्क होती है, सब में ऐसा ही होता है बेटा। ये कौन सी डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड की? हाँ सही कह रहे हो। क्या क्या क्या? अपना पैसा पूल करके एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, आधा सही आधा गलत है। अलग अलग में इन्वेस्ट करते हैं, सही कह रहा है। अब कहानी सुन लो अच्छे से। हम सीए फाइनल में ये बात पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसके लिए बड़े बूढ़े कहावत बना गया है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, है ना। इट मीन्स ये हमारे शेयर बाजार के पोर्टफोलियो में कहा जाता है कि अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने उसके रिस्क को अपना बना लिया, वो गया तो आप भी गए। तो आप क्या करो, अपने पैसे अलग अलग जगह पे क्या करो, इन्वेस्ट करो। इसकी आपको पढ़ाई कराई जाती है कि हम कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हम बैलेंस तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो किधर कम रिस्क है, कहीं पे ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क को मेजर करती है बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो बीटा होती है ये रिस्क मेजरिंग यूनिट होती है, इसको मेजर करना आपको सिखाया जाता है। सीए फाइनल में सिखाया जाएगा कि हम कहाँ पे अपना पैसा कितना कितना इन्वेस्ट करें। मतलब मैं बैंक में एफडी कितनी कराऊँ, बैंक के शेयर्स कितने खरीदूँ, आयरन स्टील के शेयर कितने खरीदूँ, एक्स कंपनी के कितने खरीदूँ, वाई के कितने खरीदूँ, डिबेंचर कितने खरीदूँ, इक्विटी शेयर कितने खरीदूँ। तो इससे मैंने क्या कर दिया, मेरी जो रिस्क थी ना उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। अब डाइवर्सिफाई करने से क्या हो रहा है कि अगर कोई एक नीचे जा रहा है ना तो अगला ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। पूरा मार्केट डाउन जा रहा है तो ऑब्वियसली मैं भी जाऊंगा, लेकिन कोई एक सेक्टर के डाउन जाने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है, सर मेरे पास तो है ही कितने, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए को कहाँ डाइवर्सिफाई करूँ मैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कहाँ जमा कराऊँ, और मेरे पास इतनी नॉलेज है भी नहीं। तो ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं, ये ऐसे चुन्नू मुन्नू 1-1 लाख रुपए वालों से कहते हैं सब पैसा हमें दे दो, और ये एक बड़ा सा फंड बना देते हैं। ऐसा फंड जो तुम्हारा मेरा सबका मिलके बना है, तो इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल फंड। और उसको बड़े स्टॉक मैनेजर्स अच्छे से इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। समझना है, ये म्यूचुअल फंड की थीम होती है। इसलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें डूबने के चांसेस कम होते हैं, स्टडीली, स्लो एंड स्टडीली हम आगे ही बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये म्यूचुअल फंड के लिए उन्होंने बोला इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसका मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब ये ओरिएंटेड वर्ड क्या है कि सर मेरी जो इंडस्ट्री है ना वो लेबर ओरिएंटेड है, मेरी जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल ओरिएंटेड है, मशीन ओरिएंटेड है। क्या मतलब है कि यहाँ पे लेबर से काम होता है, वहाँ मशीन से काम होता है ना। तो इक्विटी ओरिएंटेड मतलब क्या है कि ये जो मैंने फंड इकट्ठा किया जिसको मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूँगा, उसका अगर 65% पोर्शन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड है। समझ में आया? अगर किसी म्यूचुअल फंड का 65% का पोर्शन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है, बाकी 35 डेट फिक्स डिपॉजिट कहीं भी इन्वेस्टेड है, 65 आए तो वो क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। समझ में आया? इसकी एक क्राइटेरिया और होता है कि अब ये म्यूचुअल फंड वाले खुद दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अपन का दिमाग लगाएगा, उन्होंने दिमाग लगा तो रखा है, अपन उनकी शेयर्स खरीद लो, ठीक है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले दूसरे म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हैं। तो अब ये वाला म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड कब कहलाएगा कि जब इसने 90% अपना फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट किया होगा। वापस ये वाला इक्विटी ओरिएंटेड कब है? 65% इक्विटी शेयर। अब मैं इसको ये कह दूं कि तू भी तेरा 65% इसमें इन्वेस्ट कर दे, तो बच्चे तेरे 65 का तो 65 ही गया,
तेरा तो 65 भी पूरा नहीं गया, तो हम यूँ कहेंगे तू तेरा 90% इस फंड में इन्वेस्ट करेगा तो माना जाएगा कि तू क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड है। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है तो कितने कर, 65% कर। तू खुद म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो तेरे 90% म्यूचुअल फंड कौन से होने चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड होने चाहिए। डन। अब ये कहानी क्वेश्चन में रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है कि पूछी जाए। क्वेश्चन में तो डायरेक्टली नाम आएगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैज बीन सोल्ड ऑन दिस डेट एट दिस रेट। घंटे बज जाएंगे टन 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 टन। इक्विटी ओरिएंटेड कितने टाइम में हो जाता है, लॉन्ग टर्म 1 साल में हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इतनी सारी कहानियां आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसलिए सुनाई जाती है ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए, याद रहे, ताकि अगली बार जब उसका रेफरेंस आए तो आपको चीज़ें क्लिक कर जाए। ठीक है, नहीं तो सिर्फ मेरा क्या जा रहा है, 5 नाम ही तो बताने हैं, इन 5 नाम का इनकम टैक्स में कोई रिलेवेंस नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे तो आपको उस टाइम पे क्लिक करें इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपन हर चीज़ को इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें उसकी नॉलेज रहे। अगला है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। इसकी भी एक अलग से कहानी है। जीरो कूपन, जैसे मैं कहता हूँ 9% डिवेंचर्स, तो इसमें 9% का क्या मतलब है, इंटरेस्ट क्या पड़ेगा 9%, तो इसको अपन बोलते हैं कूपन रेट, है ना। अब मैं कह रहा हूँ साला मेरा कौन सा बॉन्ड है जिसकी कूपन क्या है, 0, तो कौन खरीदेगा मुझसे, डिस्काउंट पे इशू। तो इसका दूसरा नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये हैवी डिस्काउंट पे इशू होता है और पार या प्रीमियम पे रिडीम होता है। तो आपको 100 रुपए की सिक्योरिटी 70 रुपए में ही दे दी जाएगी, लेकिन अब आपको 5 साल में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 5 साल बाद आपको 100 रुपए पूरे लौटा दिए जाएंगे। सबको समझ में आ गया? ये 30 रुपये क्या है, मेरा ब्याज है जो मुझे एक साथ मिलेगा। प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो 120 मिलेंगे आपको बाद में, तो 50 रुपये का मेरा ब्याज है जो कम मिलेगा मुझे एक साथ, अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जीरो कूपन बॉन्ड भी 1 साल में क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म। अब यार किसी के मन में ये डाउट है, सर आप एग्जाम्पल में कह रहे हो 5 साल, तो जीरो कूपन बॉन्ड तो 1 साल का होता नहीं है कभी, क्योंकि अगर हो गया 1 साल का तो फिर जीरो कूपन की क्या काम है। डिबेंचर में भी हर साल में इंटरेस्ट मिलता है, ये तो 1 साल में पूरे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, तो जीरो कूपन बॉन्ड मिनिमम 5 साल का होता है, 10 साल 15 साल भी चलता है, लेकिन जनरली इंडस्ट्री में 5 साल का इशू किया जाता है। तो फिर सर ये 1 साल में लॉन्ग टर्म हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। जब ये मिलेंगे ही पैसे 5 साल बाद, तो 1 साल में लॉन्ग टर्म करने से हासिल क्या कर लिया तुमने, हमने तो वो कंपनी देगी 5 साल में पैसा। मार्केट तो ओपन है, मैं तो उसको कभी भी खरीद के कभी भी किसी और को बेच सकता हूँ। तो मेरी परचेजिंग और सेलिंग की डेट देखी जाएगी। 1 साल होल्ड करके बेचा है तो लॉन्ग टर्म, 1 साल के अंदर अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म। क्लियर है? 5 चीज़ को अब 5 को अपन 4 करते हैं। पहला लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स। सेकंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। ये 2 तो स्पेशल है, हाथी, इनको हमेशा हर जगह स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। कौन सा बचा, लिस्टेड सिक्योरिटीज। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके आते हैं सीए इंटर में, तो क्वेश्चन ही इसका आता है लिस्टेड सिक्योरिटीज का, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी छोटे मोटे थुड़की फुड़की और भी रूल्स पड़ेंगे। इसके एग्जेम्पशंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप शेयर बाजार में डील करो, क्योंकि आप शेयर बाजार में डील कर रहे हो तो पैसा किसको मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज को पैसा मिल रहा है तो वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो भाई देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सोना खरीद के खड्डे में डाल दोगे तो क्या रोटेशन हुआ, है ना। ओके, तो भाई इसके ऊपर मेजर क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। ये 2 हमें याद रहेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। 4 चीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। 4 चीज कितने साल में, 1 साल में लॉन्ग टर्म। 2 चीज 2 साल में लॉन्ग टर्म। कौन कौन सी 2 चीज, अनलिस्टेड शेयर्स, ओनली एंड ओनली शेयर्स, सिक्योरिटीज नहीं है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अगर लिस्टेड है तो 1 साल में, अनलिस्टेड है तो 3 साल में, हो गया ना। लेकिन शेयर्स लिस्टेड है तो 1 साल में, अनलिस्टेड है तो 2 साल में। भले ही लिस्टेड वाली शेयर्स नहीं खरीदे, अनलिस्टेड वाले खरीदे, लेकिन खरीदे तो शेयर्स। हुआ तो देश का उद्धार,
है ना, तो ये 2 साल में लॉन्ग टर्म। और अब बेनिफिट सबके लिए, खुशियों की सौगात कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने में, सबका चाहिए था कौन, लैंड एंड बिल्डिंग। कुछ बड़े बूढ़ों की तो सुई वहीं अटक गई है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन किसी किसी को बहुत पसंद है। मतलब कंजूसों में कंजूसों लीचड़ की जिंदगी जिएंगे, बस प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहेंगे। इन्हें कहाँ लेके जाएंगे प्रॉपर्टी में, खाओ पियो और मस्त रहो, ऐश लगते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल, लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये लिस्टेड शेयर्स, और अब जो बच गई बाकी सब, ज्वेलरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी तो कितने में, 3 साल में। आप ही वो सब सारी चीज़ें तो यहाँ आ गई, मेन चीज़ तो यही आ गई। अब बचा क्या 3 साल के लिए, तो वो लिस्ट कंपेयर कर लो शुरू पहले पेज वाली, उसमें जो भी है सब कितने साल में हो रहा है, 3 साल। बस आपको ये 4 और ये 2, ये 6 चीज़ें याद रखनी है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूरो कूपन बॉन्ड 1 साल, अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज नहीं अनलिस्टेड शेयर्स, और आपके लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल, बाकी सब 3 साल में। बाय टाटा सी।